नमस्कार, मैं हूं अवतार कृष्ण शर्मा। आज का टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत। यह टॉपिक पिछले टॉपिक के कंटिन्यूएशन में ही है। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इनमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। और पुरातात्विक स्रोतों को फिर हम अलग अलग विभाजन कर सकते हैं, जैसे अभिलेख, सिक्के। पिछले टॉपिक में हमने अभिलेखों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम सिक्कों पर चर्चा करेंगे कि सिक्कों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की क्या जानकारी मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव ने लेन देन की जो शुरुआत की वो वस्तु विनिमय के आधार पर की, और धीरे धीरे वस्तु विनिमय से वह एक विनिमय के रूप में सिक्कों का प्रयोग करने लग गया था। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में प्राचीनतम सिक्के 8वीं शताब्दी से पूर्व के आसपास के मिले हैं, परंतु ये कंटिन्यूएशन में नहीं मिलते। 6वीं शताब्दी से पूर्व से इन सिक्कों का कंटिन्यूएशन में उपलब्धता हमें प्राप्त होती है, और उसके बाद में लगातार ये सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। भारत के जो प्राचीनतम सिक्के मिले हैं उन्हें हम आहत सिक्के कहते हैं, पंच मार्क्ड कॉइन। आहत सिक्के इसलिए कि इन सिक्कों को ठोक कर, पीट कर या इनको दबाकर इनके ऊपर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन कहा जाता है। इन सिक्कों पर अनेक प्रकार की विविध आकृतियों के निशान बनाए जाते थे। कुछ सिक्कों पर 7 चिन्ह भी मिले हैं, कुछ सिक्कों पर 5 चिन्ह मिले हैं, कुछ सिक्कों पर 2 चिन्ह भी मिले हैं। इस प्रकार के सिक्कों के जो चिन्ह हैं वो कोई एक तरीके से, सलीके से बने हुए नहीं हैं। इसे हम कह सकते हैं कि कोई निश्चित पैटर्न में उन सिक्कों पर चिन्ह नहीं बनाए गए थे। ये सिक्के अधिकांशतः चांदी के बने हुए थे, और तत्कालीन साहित्य में जिसे कारशापण कहा गया है, माना जाता है कि वो कारशापण ये आहत सिक्के ही थे। और इन सिक्कों पे जो आकृतियां हैं वो लेख रहित हैं, उन पे कोई लेख नहीं है। भारत में लेख युक्त सिक्कों की शुरुआत यवन शासकों ने की। यवनों के आने के बाद भारत में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनमें लेखन मिलता है हमें। इससे पहले के सिक्कों में हमें लेखन नहीं मिलता। सिक्के अनेक धातुओं के चलाए गए। सोने के सिक्के भी प्रचलन में लाए गए, चांदी के सिक्के चलाए गए, तांबे के सिक्के भी चलाए। जहाँ तक सोने के सिक्कों की बात है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक कनिष्क ने चलाए। परंतु अगर हम मात्रा की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलवाए। तो यहाँ पर ये 2 तथ्य विद्यार्थियों को कंफ्यूज करते हैं। एक तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के, और इस कंफ्यूजन के कारण कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इन दोनों तथ्यों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक कनिष्क ने चलाए, और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए। एक और इम्पोर्टेंट तथ्य है कि सातवाहन शासक एकमात्र ऐसे वंश था जिसने शीशे के सिक्के चलाए। तो इस के ऊपर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा शासक वंश था जिसने शीशे के सिक्के चलाए। तो इसका भी थोड़ा सा हमें स्मृति में स्थान रखना है। तो ये हमने चर्चा की भारत में सिक्कों के तथ्यात्मक जानकारी की, किस प्रकार भारत में सिक्कों का इतिहास थोड़ा रहा है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि सिक्कों से भारतीय इतिहास की जानकारी हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है। जो सिक्के प्रचलन में हुए उन सिक्कों पर हमें अनेक प्रकार की आकृतियाँ, अनेक प्रकार के चिन्ह, अनेक प्रकार की अन्य चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, और उनके अध्ययन से हम इतिहास की बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कुछ सिक्कों पर राजा का नाम लिखा होता है, कुछ पर उसकी विरुद्ध या उपाधि लिखी होती है, कुछ पर शासक विशेष के पहले के जितने शासक हुए हैं उनका भी नाम लिखा होता है। तो उससे हमें उस शासक वंश विशेष के वंश वृक्ष के बारे में जानकारी मिलती है। कि कुछ सिक्कों पर राज चिन्ह भी उपलब्ध अगर होता है तो हमें उस शासन विशेष की राज चिन्ह के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। कुछ सिक्के तिथि युक्त भी मिले हैं। तिथि युक्त सिक्के इतिहास के कालक्रम निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कई बार किसी शासक विशेष के काल के विषय में साहित्यिक स्रोतों से विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो वह सिक्के उसके कालक्रम निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध कराते हैं। सिक्कों से एक और महत्वपूर्ण जानकारी हमें उस शासक विशेष या उस वंश विशेष की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त भी होती है। एग्जाम्पल के लिए पूर्ववर्ती जो गुप्त शासक हैं, यानी गुप्त शासकों के जो पहले शासक हुए हैं गुप्त वंश में, उनके जमाने में जो सोने के सिक्के प्रचलित किए गए उनमें सोने की मात्रा ज़्यादा है, और उसके बाद आने वाले शासकों के शासनकाल में सोने की सिक्कों में वो सोने की मात्रा लगातार कम होती जा रही है। तो ये हमें गुप्त शासकों की लगातार कमजोर होती जा रही स्थिति की जानकारी हमें प्रदान करती है। इसी प्रकार सिक्कों से हमें किस क्षेत्र विशेष में या किसी शासन विशेष में या फिर किसी वंश विशेष में या किसी शासक के राज्य विशेष में व्यापार वाणिज्य की स्थिति की जानकारी भी प्राप्त होती है। अगर किसी क्षेत्र विशेष में प्रचुर मात्रा में सिक्कों का प्रचलन है, सिक्के प्राप्त हुए हैं अगर, तो ये माना जाता है कि वहाँ पर व्यापार वाणिज्य की स्थिति बहुत अच्छी थी। यदि सिक्कों की मात्रा अल्प है या सिक्के प्राप्त नहीं होते तो ये माना जाता है कि उस क्षेत्र विशेष में या उस समय में व्यापार वाणिज्य की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सिक्कों से हमें तत्कालीन धार्मिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। शासक विशेष के धर्म के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए कुजुल कटफिसेस के एक सिक्के में सत्य धर्म स्थित लिखा हुआ है, तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि कुजुल कटफिसेस बौद्ध धर्मावलंबी था। इसी प्रकार विम कटफिसेस के सिक्के में त्रिशूल, नंदी और शिव की आकृति उत्कीर्ण है, तो यह हम कह सकते हैं कि विम कटफिसेस शैव धर्मावलंबी था। इसी प्रकार कनिष्क के सिक्के में बुद्ध का चित्र अंकित है। यह प्रथम चित्रांकन है बुद्ध का जो कनिष्क के सिक्के में हुआ है, तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि कनिष्क भी बौद्ध धर्मावलंबी था। इसी प्रकार सिक्कों में जो लिपि प्रयुक्त हुई है लेख के लिए, उससे हमें उस काल में प्रचलित लिपि की जानकारी भी प्राप्त होती है। सिक्कों से हमें किसी राजा विशेष या वंश विशेष के साम्राज्य विस्तार की भी जानकारी मिलती है। यह माना जाता है कि जिस क्षेत्र में किसी शासक विशेष के सिक्के प्राप्त होते हैं तो वह क्षेत्र उस शासन के अधिकार में रहा होगा। इसमें कुछ विद्वान ये आक्षेप लगाते हैं कि जरूरी नहीं है कि किसी क्षेत्र विशेष में अगर कोई सिक्के मिलते हैं किसी शासक के तो वहाँ उसका अधिकार रहा होगा। हो सकता है कि व्यापार वाणिज्य के कारण भी वो सिक्के दूसरी जगह चले गए हों, परंतु अगर किसी क्षेत्र विशेष में किसी शासक के सिक्के बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि वह क्षेत्र निश्चित रूप से उस शासक विशेष के प्रभाव क्षेत्र में रहा होगा। इसी प्रकार सिक्कों से हमें शासक के व्यक्तिगत गुणों की जानकारी भी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए समुद्रगुप्त के एक सिक्के में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त को संगीत प्रेम था, संगीत की प्रेमी था समुद्रगुप्त, और वीणा बजाने में उसे आनंद की अनुभूति होती थी। सिक्कों के अध्ययन से हमें किसी शासन वंश की शासन पद्धति की भी जानकारी मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए हम शक शासकों को एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उनके बहुत सारे सिक्कों में राजा के साथ
युवराज को भी जगह दी गई है, तो इसे हम मान सकते हैं कि उनके शासन पद्धति में युवराज को यानी उत्तराधिकार का पहले ही निश्चित कर दिया जाता था। और ये शासन पद्धति साबित करती है कि उनके शासनकाल में युवराज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। सिक्कों से हमें किसी विशेष घटना की जानकारी भी प्राप्त होती है। सामान्यतः ये एक मानव स्वभाव होता है कि कोई विशेष घटना अगर या उपलब्धि कोई शासक या कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसको वह अपनी स्मृति में बनाए रखना चाहता है, और इसलिए उसको विभिन्न रूपों में वो अंकित कर कर अपनी स्मृति को स्थायी बनाने की कोशिश करता है। ऐसे ही एग्जाम्पल हमें सिक्कों से भी मिलते हैं। जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड की एक व्याघ्र शैली प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इससे विद्वानों का अनुमान है कि ये सिक्के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पश्चिम भारत अर्थात गुजरात, काठियावाड़ पर शकों के ऊपर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ये सिक्के जारी करवाए थे। और उस समय इन शक शासकों के ऊपर विजय प्राप्त करना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, और इस उपलब्धि को चिरस्थायी बनाने के लिए उसने इस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन करवाया। हमें सिक्कों से कुछ विशिष्ट प्रकार की अन्य जानकारियां भी प्राप्त हो जाती हैं। जैसे सातवाहन शासक सातकर्णी के एक सिक्के में हमें जलपोत का चित्रण मिलता है। तो ये हमें ये संकेत देता है कि सातवाहनों के समय में समुद्र के ऊपर गतिविधियां सातवाहन शासकों की होती थी। इसी प्रकार सिक्कों से हमें कालखंड एवं शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में मालव और योधेय गणराज्यों की जानकारी का मुख्य स्रोत सिक्के हैं। इन दोनों गणराज्यों के बारे में हमें साहित्यिक स्रोतों से जानकारी न के बराबर मिलती है। जब तक ये सिक्के प्राप्त नहीं हुए थे तब तक ये मालव और योधेय गणराज्यों के बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी इतिहास में उपलब्ध नहीं थी। इसी प्रकार एक ऐसा कालखंड भी भारत के इतिहास में है जिसकी जानकारी मुख्य रूप से सिक्कों से प्राप्त होती है। कई बार ये भी प्रतिस्पर्धा की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वह कौन सा कालखंड था जिसकी जानकारी मुख्य रूप से सिक्कों से ही मिलती है। तो भारत में 206 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का एक लंबा कालखंड, लगभग 500 वर्षों का कालखंड ऐसा है जो सामान्य रूप से हमें सिक्कों से ही उस कालखंड की जानकारी मिलती है। किसी साहित्यिक स्रोतों से इसके बारे में, न के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार बहुत सारे शासक हैं जिनकी जानकारी का स्रोत भी मुख्य रूप से सिक्के ही हैं। जैसे इंडो ग्रीक शासक और इंडो सीथियन शासकों की जानकारी भी मुख्य रूप से हमें सिक्कों से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर में इस जाना कि सिक्कों का इतिहास क्या है, सिक्कों के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य क्या हैं, और ये सिक्के भारतीय इतिहास की जानकारी प्रदान करने में किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हैं। धन्यवाद।